लगभग 1 बजे प्रदेश कार्यालय से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के प्रांगण से एक विशाल जुलूस के साथ केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ विशाल प्रदर्शन करने हेतु कांग्रेस कार्यालय से राज्यपाल के आवास तक के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, जिसकी वजह से हम लोगों को वहीं पर रुकना पड़ा। इस सरकार की जो तानाशाही है, जो बर्बरता है कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए इस सरकार ने जितना रुपया वसूला है, उस पर जब कांग्रेस बोलती है तो कांग्रेस के खातों को सीज करने का काम आयकर विभाग के द्वारा ये कराया जाता है। आयकर विभाग एक इनकी एजेंसी की तरह काम कर रही है, चाहे वो आयकर विभाग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ये सारी इनकी एक एजेंसी की तरह काम कर रही हैं। जिस पे अंकुश लगाना होता है ये ईडी को लगा देते हैं, सीबीआई को लगा देते हैं, और मनी लैंडिंग का मामला है तो मनी लैंडिंग के लिए आप केस लगा देते हैं। जरा आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि पूरे भारतवर्ष में केवल विपक्षी पार्टियां ही ऐसी हैं जिनके पास मनी लैंडिंग में पर्याप्त धन है, जिस पर आप ईडी और सीबीआई और सब लगा रहे हैं। क्या सत्ता में रहने वाले लोगों के पास अकूत संपत्तियां नहीं हैं? क्या सत्ता में रहने वाले अनर्गल कार्यकलाप नहीं कर रहे हैं? क्या सत्ता में रहने वाले लोग, जिसमें राजनेता भी हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, ये इनकी संलिप्तता की कोई जांच कराएगा? क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या केवल विपक्ष ही, कुरीतियों का साम्राज्य केवल विपक्ष के पास है? अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र सरकार में जिनको 3 दिन पहले मोदी साहब चिल्ला चिल्ला के बोला करते थे कि पवार का जो भतीजा है अजीत पवार, जिस पे 70 लाख का घोटाले का आपने आरोप लगाया, लगातार आप बोल रहे थे इसको जेल भेजेंगे, और जब वो आपकी पार्टी में आया तो वो साफ सुथरा हो गया, उसको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बना दिया। ये कहाँ का न्याय है? जो भी आता है, किसी भी पार्टी से आता है, अगर वो आपकी पार्टी में आता है तो वो दूध का धुला कैसे हो जाता है? कौन सी आपके पास वॉशिंग मशीन है जिसमें वो दूध उसमें डाल देते हैं, वो साफ हो जाता है, उसकी सारी गंदगी नष्ट हो जाती है और वो साफ सुथरा दिखने लगता है। तो इस सरकार की भ्रष्ट नीतियां जो इस देश को पंगु बना रही हैं, इस देश को भिखमंगा बना रही हैं। आप पूरे देश में डंका बजा रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनता को अनाज बांट रहे हैं। 5 किलो अनाज देश की 80 करोड़ जनता को मैं दे रहा हूं। तो जरा सोचिए आप कि अगर 80 करोड़ जनता को आप छाती ठोक कर पीट कर 5 किलो का अनाज दे रहे हैं, इसके मतलब 80 करोड़ की जनता तो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे है, अभी उनको बीपीएल अनाज मिल रहा है। तो ये तो वो हो गया कि कोई भी व्यक्ति
80% बीमार हो और उसको कहे नहीं साहब वो पहलवान है, ये कौन सी बात हुई? आप छाती पीटकर दावा ठोक रहे हैं कि मैं 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहा हूं, और ये अनाज क्या हो रहा है? जो 5 किलो का आपसे अनाज खरीद रहे हैं वो 25 रुपए 30 रुपए में गेहूं चावल सटोरियों को बेच रहे हैं। तो आपने इसके पीछे एक सिंडिकेट बना रखा है जो इन गरीब लोगों को, जिनको आप 5 किलो का चावल देते हैं, गेहूं देते हैं, वो इन सटोरियों को 25-30 रुपए में बेचते हैं और सटोरिये इसका दोहन कर रहे हैं। वही राशन ब्लैक मार्केट में, वही राशन ब्लैक मार्केट में जा रहा है। तो इस तरीके की आपकी नीतियां हैं जो आप जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं। शिक्षा पे अगर आप बात करें तो शिक्षा आप देख लीजिए कितनी महंगी होती जा रही है। गरीब बच्चे को गरीब माँ बाप पढ़ा नहीं सकता, वो कहाँ से इतनी महंगी महंगी किताबें लाएगा? और शायद आज इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी जगह खाली जा रही है, और इसीलिए जा रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी, इसीलिए जा रही हैं कि जो दाखिले का प्रारूप आपने तैयार किया है वो इतना कॉस्टली है, इतना महंगा है कि गरीब अभ्यर्थी जो है पढ़ लिख करके तैयार हुआ है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, परंतु उसके पास पैसा नहीं होता। और अगर पैसा है भी तो उसको ये लगता है कि पढ़ने के बाद, न खर्च करने के बाद भी जब वो पढ़ेगा तो उसको रोजगार ही नहीं मिल रहा है सरकार। अभी इसका आप एक साक्षात उदाहरण देखिए। अभी आपकी भर्ती हुई सिपाही भर्ती, इस सिपाही भर्ती में 50,000 की भर्ती होनी थी, जिसमें 27 लाख लोगों ने आवेदन किया। ये 27 लाख लोगों ने आवेदन किया और उसके बाद उन्होंने जब एग्जाम देने का समय आया, जब परीक्षा देने का समय आया तो साहब पेपर लीक हो गया। ये क्या गोरख धंधा है? ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये आपके द्वारा, आपकी मशीनरी के द्वारा ये पेपर लीक कराया गया।